हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपना नया टॉपिक लेकर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मनु के राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, मैं क्या पढ़ा रहा था? पिछली बार आपको मनु पढ़ा रहा था। तो मनु में मैंने आपको उसकी अंतरराष्ट्रीय जो नीतियां हैं, षड्गुण्य नीति या फिर उससे पहले मंडल सिद्धांत, वो मैंने आपको करा दिए थे। आज मैं आपको कराने वाला हूँ कि जो मनु क्या कहता है कि राज्य या राजा की उत्पत्ति कैसे हुई। जाहिर सी बात है, मनु किसको सपोर्ट करता है? राज्य या राजा को। वो कहता है कि राज्य या राजा एक ही बात है, क्योंकि कई जगह पे राज्य की जगह राजा या राजा की जगह पे राज्य, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है। हम यहाँ पे मान लेते हैं राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, यानी कि मनु के अनुसार राज्य कैसे बना। अगर मनु पहला राजा है, अगर हम मनु को पहला राजा मान ले धरती का, तो उसका जो राज्य है वो कैसे बना, इस चीज के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि राज्य का निर्माण कैसे हुआ है। देखिए, राज्य के निर्माण के बारे में वर्तमान में कई विचार प्रचलित हैं, जिनमें से फेमस कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो है राज्य के निर्माण का कौन सा सिद्धांत? एक है दैवीय सिद्धांत। दैवीय सिद्धांत ये मान के चलता है कि राज्य की उत्पत्ति भगवान के द्वारा की गई है, ईश्वर ने राज्य का निर्माण किया है। दूसरा एक सिद्धांत और है, वो ये मानकर चलता है कि राज्य की उत्पत्ति समझौते द्वारा हुई है, यानी कि राज्य समझौते की उपज है, यानी कि राजा और प्रजा के बीच में समझौता हुआ है या लोगों के बीच में आपस में कोई समझौता हुआ है जिससे राज्य का निर्माण हुआ है। एक तीसरा और इंपॉर्टेंट और ज्यादातर जो लोगों के द्वारा आज के टाइम में माना गया है, वो है राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत। ये सिद्धांत मानता है कि राज्य का ना तो निर्माण भगवान ने करा है, ना ही किसी समझौते से हुआ है। राज्य का विकास हुआ है धीरे धीरे, स्वतः, एक नैसर्गिक प्रक्रिया से, अपने आप स्वतः प्राकृतिक रूप से। कैसे कि मानव पहले अकेला था, एकांकी जीवन जीता था, फिर उसने परिवार बनाना शुरू करा। परिवार बनाने के बाद उसने कुटुंब बनाया, कुटुंब से कबीला बनाया, कबीलों से फिर मिलकर एक छोटे छोटे नगर राज्य बने। नगर राज्यों को बाद में धीरे धीरे मध्यकाल में एक बड़े राज्य में तब्दील किया गया, और बड़े राज्यों को आज के राज्य में तब्दील कर दिया गया है। और आज के राज्य कौन से हैं? राष्ट्रीय राज्य हैं, जैसे कि भारत, पाकिस्तान, चाइना, रूस, अमेरिका। ये क्या है? आज के जमाने के राज्य हैं जिन्हें राष्ट्रीय राज्य कहते हैं। एक और बात, पॉलिटिकल साइंस में राज्य का मतलब होता है देश। तो आज के संदर्भ में जो राज्य हैं जिन्हें हम राष्ट्रीय राज्य कहते हैं, इसकी जो आज के समय की जो व्यवस्था है वो विकास का ही परिणाम है। यानी कि व्यक्ति ने एकांकी जीवन से सबसे पहले परिवार बनाया, परिवार से कुटुंब, कुटुंब से कबीला, कबीले से छोटे नगर राज्य, नगर राज्यों से एक बड़े राज्य, और बड़े राज्यों से आज के जैसे बड़े बड़े देश, जिसे हम राष्ट्रीय राज्य कहते हैं। इसका निर्माण हुआ है जो आज के समय में मौजूद है। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है राज्य की उत्पत्ति विकास के माध्यम से हुई है, ऐसा ज्यादातर लोग आज के टाइम में मानते हैं। दैवीय सिद्धांत को मानने वाले भी लोग कुछ हैं, और कुछ समझौते के द्वारा भी मानने वाले विद्वान हैं, परंतु ज्यादातर इस उत्पत्ति के सिद्धांत को माना जाता है। इसके अलावा भी कुछ और राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत है, जैसे कि एक है शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा राज्य पर अधिकार कर ये कहा गया हो कि मैं आज से तुम्हारा राजा, एक एरिया पर अधिकार करके। तो न्याय का राज्य की उत्पत्ति के कहते हैं ना, शक्ति का सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत, जिसमें किसी बलशाली व्यक्ति ने अपनी तलवार या शक्ति के दम पर ये कहा हो पहले कि आज से ये क्षेत्र मेरा और इसका मैं राजा, इस तरीके से भी राज्य का निर्माण हुआ हो, ऐसा भी माना जाता है कुछ विद्वानों द्वारा, लेकिन ज्यादा यही माना जाता है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, ऐसा लोगों का अलग अलग मत है।
कुछ प्रकार के मत जो मैंने बता दिए कि दैवीय सिद्धांत को मानते हैं, कुछ राज्य की उत्पत्ति को समझौते के द्वारा मानते हैं, और कुछ राज्य की उत्पत्ति को विकास का परिणाम मानते हैं, और कुछ शक्ति का परिणाम मानते हैं कि शक्तिशाली व्यक्ति ने राज्य का निर्माण किया। लेकिन यहाँ पर मनु क्या मानते हैं? मनु मानते हैं राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, कि राज्य की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? ईश्वर के द्वारा हुई है, भगवान के द्वारा हुई है। वो कहता है कि मानव प्राकृतिक अवस्था में जब राज्य या राजा नहीं थे तब लोग एक दूसरे के खिलाफ बहुत ही ज्यादा अत्याचारी हो गए थे, बहुत ही ज्यादा अव्यवस्था फैल गई थी। तब ईश्वर ने, भगवान ने राज्य या राजा का निर्माण किया। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा मनु कहते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जो राज्य का जिस राज्य या राजा का निर्माण किया उस राजा के क्या कार्य हैं, उस राज्य के क्या कार्य हैं, और उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, इन सब चीजों के बारे में उन्होंने 7वें और 8वें अध्याय में बताया है। अपने जो उनकी जो पुस्तक है मनुस्मृति, उसमें 7वें और 8वें अध्याय में उन्होंने बताया है किसके बारे में, कि राजा के कौन कौन से कर्तव्य होते हैं और उनके कौन से गुण होते हैं। देखिए, उनके जो कर्तव्य होते हैं, सबसे पहला जो राजा का कर्तव्य है कि अपनी प्रजा की रक्षा करना। किसी भी राजा का सबसे पहला कर्तव्य यही है कि वह अपने प्रजा की आंतरिक और बाहरी शत्रुओं से रक्षा करे। इसके बिना किसी भी राजा का कर्तव्य पूरा नहीं होता। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है किसी भी राजा का वो ये है कि वह जनता के कल्याण के लिए विभिन्न कार्य करे। जैसे कि जनता के लिए, जैसे कि जनता अगर बीमार है तो उनके लिए अस्पतालों की व्यवस्था करे, जनता अगर भूखी है तो उनके लिए अनाज की व्यवस्था करे, जनता अगर परेशान है तो उनको सुख समृद्धि लाने में उनकी सहायता करे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जनता के लिए ऐसे कार्य किए जाए जो उनके कल्याण में वृद्धि पहुंचा सके। तीसरा पॉइंट यह है कि सामाजिक व्यवस्था का संचालन करे राजा। सामाजिक व्यवस्था का क्या? देखिए, ये जो मनु की जो व्यवस्था है, मनु जो स्मृति है, उसमें सामाजिक व्यवस्था का मतलब उस प्रकार की उस समय जो सामाजिक व्यवस्था थी उसका संचालन करे। और उस समय सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? मनु के जमाने में, मनु के टाइम में भारतीय समाज की व्यवस्था कैसी थी? मनु के समाज में समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, और वो 4 वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, शूद्र। इन 4 वर्णों में समाज बटा हुआ था। मनु के समय में या मनुस्मृति में इन समाज को इन 4 भागों में बांटा गया है, 1st, 2nd, 3rd और 4th। ये हायरार्की सिस्टम में थे, यानी कि ऊंचे से नीचे क्रम में। सबसे ऊपर टॉप पे ब्राह्मण हुआ करते थे, और उनके बाद जो स्थान आता था वह क्षत्रियों का आता था, और उनके बाद जो स्थान आता था वो वैश्यों को आता था, और सबसे नीचे के पायदान पर जो स्थान आता था वह शूद्रों का आता था। समाज में ये व्यवस्था थी कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, क्षत्रिय का कार्य जो है वह देश की रक्षा करना और शासन चलाना, वही ब्राह्मणों का कार्य है शिक्षा देना और पूजा और धर्म से रिलेटेड कार्य करवाना। वही वैश्यों का कार्य यह बताया गया था कि ये उत्पादन के सभी कार्य करेंगे, और वही शूद्र को ये कहा गया था कि ये शूद्र जो वर्ग में जो शामिल जो लोग हैं वो इन तीनों वर्गों की क्या करेंगे? सहायता करेंगे या सेवा करेंगे। ये व्यवस्था किसमें करी गई थी? मनुस्मृति में करी गई थी। और मनुस्मृति में ये कह दिया गया था, मनु ने ये कह दिया था कि इस सामाजिक व्यवस्था का संचालन किसको करना है? राजा को। यानी कि राजा को इस सामाजिक व्यवस्था को टूटने नहीं देना है, इसका संपूर्ण रूप से सही ढंग से संचालन कड़ाई से करना है। नेक्स्ट, प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन, यानी कि राज्य में प्रशासन किस प्रकार का होगा, कौन सा अधिकारी नियुक्त करना है, कौन सा नहीं करना है और किस प्रकार करना है, इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी थी? राजा की थी। राजा का एक कार्य था कि वह प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए। नेक्स्ट,
अर्थव्यवस्था का संचालन व नियंत्रण। देखिए ये राजा का बहुत इंपॉर्टेंट कार्य होता था कि वह देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका ध्यान रखे। हमारे देश का किसी भी देश की व्यवस्था इस बात पर निर्भर करती है, आर्थिक उन्नति इस बात पर निर्भर करती है कि उसका जो अर्थ है वो किस प्रकार से कार्य करे, उसका जो कोष है, उसका जो भंडार है, कोष भंडार है वो किस प्रकार का है। तो अपने कोष भंडार को या अर्थव्यवस्था अर्थ को जिंदा रखने के लिए उसे अपनी अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान देना है कि उसकी अर्थव्यवस्था राज्य में किस प्रकार की है, उसका संचालन सही ढंग से करना है और उस पर एक पर्याप्त नियंत्रण स्थापित करके रखना है, जिससे कि देश में भुखमरी, अकाल और गरीबी के हालात ना हो। ठीक है। नेक्स्ट, परराष्ट्रों का संचालन यानी कि विदेशी राष्ट्रों से संचालन। ये भी राजा की जिम्मेदारी होती थी कि विदेशी राज्यों से किस प्रकार से संबंध बनाए जाएं। विदेशी राष्ट्रों से, परराष्ट्र का मतलब है विदेशी राष्ट्रों से, तो विदेशी राष्ट्रों से संचालन का मैं इसकी एक षड्गुण नीति है। विदेशी राज्यों के संचालन के लिए इसकी एक षड्गुण नीति है जो मैं आपको बता चुका हूं, षड्गुण नीति। उस नीति के आधार पर विदेशों के साथ संचालन करना है और मंडल सिद्धांत के आधार पर अपनी नीतियों का पालन करना है। और नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट कार्य, राजा का एक और महत्वपूर्ण कार्य है न्याय संबंधी कार्य। पहला तो ये कि राज्य में न्याय की स्थापना करना, राज्य में न्याय की स्थापना करना कि न्याय बना रहे, और दूसरा कि जिन लोगों को न्याय नहीं मिला, अन्याय हुआ है, उनको न्याय प्रदान करें। न्याय की स्थापना करना और जिसके साथ अन्याय हुआ उसको न्याय प्रदान करना, ये उसका राजा का इंपॉर्टेंट कार्य हुआ करता था। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट कार्य है। प्रजा की रक्षा करना, समाज कल्याण के कार्य करना, सामाजिक व्यवस्था जो उस समय बनी हुई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो पायदान बने हुए थे, जिसका जो कार्य था उन्हें उसी व्यवस्था को बनाए रखना, इस व्यवस्था को टूटने न देना और प्रशासनिक व्यवस्था पर पूर्णतः नियंत्रण एवं उनका सुचारू रूप से संचालन करना, और अर्थव्यवस्था का संचालन इस प्रकार से करना कि ज्यादा से ज्यादा कोष में वृद्धि की जा सके, और परराष्ट्रों का संबंध षड्गुण नीति के आधार पर करना, और न्याय संबंधी कार्य में राज्य में न्याय की स्थापना करना। ये इसके महत्वपूर्ण कार्य थे। अब हम पढ़ लेंगे इसके बारे में, राजा के आवश्यक गुण। एक राजा के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। देखिए ये जो मनु है ये अपने 7वें 8वें अध्याय में राजा के अंदर आवश्यक गुणों के बारे में भी बता देते हैं कि एक राजा के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। वो कहता है कि राजा को जितेंद्रिय व व्यसनों का त्याग कर देना चाहिए, यानी कि एक राजा को अपनी जो इंद्रियां हैं उनको जीत लेना होगा, यानी कि व्यक्ति के अंदर जितनी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, उन 5 इंद्रियों पर विजय हासिल करनी होगी, और जो उसके अंदर व्यसन है यानी बुरी आदतें हैं उनको छोड़ना होगा। और दूसरी बात यह है कि उसके अंदर दैव गुण की पालन क्षमता होगी, यानी कि उसके अंदर जो सूर्य, पृथ्वी और जितने भी गुण है, वायु ये देव है, सूर्य, वायु जो देव है, उन देवों के जो अंदर जो गुण होते हैं वैसे ही गुणों का समावेश अपने भीतर करना होगा, यानी कि दैवीय गुणों को धारण करने वाला होना चाहिए राजा को। तीसरी बात, विभिन्न विधाओं का ज्ञान होना चाहिए। देखिए एक राजा को सभी वेदों और पुराणों को ज्ञाता होना चाहिए, और उसे कई प्रकार की विधाएं जो हैं उन सभी का ज्ञान बखूबी होना चाहिए। नेक्स्ट, सत्यवादी एवं धर्मपरायण होना चाहिए। राजा को सत्यवादी होना चाहिए, साथ ही साथ ये कह रखा है कि उसे धर्म के अनुसार ही आचरण करने वाला होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि समय के अनुसार नीति अपनाने वाला होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल युद्ध हो रहा है तो वो युद्ध के समय में कौन सी नीति अपनाएगा, इसका पालन उसे 60 गुण नीति के अनुसार करना चाहिए। 60 गुण नीति के अनुसार करना चाहिए कि उन्हें भैया किसी से युद्ध करना है, संधि करनी है, यान का प्रयोग करना है, विग्रह का प्रयोग करना है, उनमें से किस नीति को अपनाना चाहिए, ये समय समय के हिसाब से राजा को तय करना चाहिए, ऐसा उसके अंदर गुण होना चाहिए। तो कुल मिला के राजा के अंदर ये महत्वपूर्ण गुण है जिनका समावेश होना चाहिए। एक अच्छे राजा के भीतर इन गुणों का होना ही चाहिए। ये इन गुणों को धारण करने वाले व्यक्ति को ही राजा बनना चाहिए, ऐसा मनु कहते हैं। और साथ ही में मनु राजा के कर्तव्य, राजा के जितने कर्तव्य हैं उनके बारे में भी अपनी मनुस्मृति में बता देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। मनु की राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दैवीय सिद्धांत है। वो मानता है कि राज्य को ईश्वर ने बनाया है, राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है, राज्य का किसी विकास का परिणाम नहीं है। अकॉर्डिंग टू
मनु के अकॉर्डिंग राज्य भगवान ने बनाया है, इसलिए किस सिद्धांत को फॉलो करता है, ये दैवीय सिद्धांत को फॉलो करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही काफी है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।